जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं होम साइंस, जिसमें हम फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस एंड होम मैनेजमेंट का टॉपिक कवर कर रहे हैं। और आज इवनिंग में हमारी क्लास है होम मैनेजमेंट की। जी हाँ, फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस में हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया है। जो था चैप्टर 3 क्या हमारा, सुपोषण एवं कुपोषण, यानी कि न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, मतलब बहुत सारी बीमारियों के बारे में जाना, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, उनसे बचाव के उपाय, बहुत सारे हमने कार्यक्रम देखे कि कुपोषण के खिलाफ भारत सरकार द्वारा कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुपोषण के खिलाफ कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमने जो है चैप्टर 3 सुपोषण एवं कुपोषण के अंतर्गत कवर की। आई होप आपने उन सारी ही क्लास को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, इजीली आपको वहाँ से क्लासेस मिल जाएंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है माल न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन, जिसको हमने आज मॉर्निंग की क्लास में कवर कर लिया है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कराए जाएंगे। बट आज की इवनिंग की क्लास में फ्रेंड्स हम करेंगे होम मैनेजमेंट, जिसमें हम कर रहे हैं क्या, गृह व्यवस्था की प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो ये हम कर रहे हैं और उसी के अंतर्गत फ्रेंड्स हम आज की क्लास में करेंगे नियोजन के मुख्य चरण, यानी कि स्टेप्स इन प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है। बट इसके मुख्य चरण क्या क्या है, वो सारी चीज़ें जिसमें हमने कई सारे चरण हमने डिटेल में पढ़े भी, जैसे भविष्यवाणी, उद्देश्यों का विकास, कार्यक्रम बनाना। ये चरण किसके अनुसार है? लुइस एलन के अनुसार प्रबंधन नियोजन के मुख्य 7 चरण होते हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा की। तो इसमें हमने जो है 7 चरणों के बारे में हमने पढ़ रखा। जी हाँ, लुइस के अनुसार जो 7 चरण दिए गए हैं वो हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारा जो आज की क्लास में होगा 8वां, आवश्यक उपयोजनाओं का निर्माण करना। कौन सा? आवश्यक उपयोजनाओं का निर्माण करना, यानी कि फॉर्मुलेटिंग नेसेसरी डेरिवेटिव्स प्लान है। तो ये हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। बट उसको करने से पहले आई होप आप सभी ने हमारी सारी क्लासेस देखी होंगे, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक हमें प्रोवाइड कराएं, और इस क्लास को हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास शेयर करें, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। तो देखते हैं नियोजन के जो लुइस के अनुसार दिया गया 8वें चरण में क्या है, आवश्यक उपयोजनाओं का निर्माण करना। कैसे है? बड़े बड़े उपक्रमों उद्योगों में एक बृहद, यानी कि बड़ी योजना की कई उपयोजनाएं होती हैं। घरों में भी जब कार्य जटिल हो जाता है, लक्ष्य महत्वपूर्ण होते हैं, तब उसे पाने के लिए क्या होता है? बृहद योजना, यानी कि बड़ी योजना तैयार की जाती है। फिर इसकी उपयोजना, यानी कि छोटी छोटी योजनाएं तैयार की जाती हैं, क्योंकि उपयोजना के क्रियान्वयन संभव नहीं है, जैसे मकान बनाना, बच्चों को उच्च शिक्षा देना आदि। केंद्रीय स्तर पर जो योजनाएं बनती हैं, उसी का छोटा रूप राज्य स्तर पर और उससे भी छोटा रूप प्रदेश स्तर पर होता है। कोट्स एवं ओडेनिल के शब्दों में किसी योजना के प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन हेतु सहायक योजनाएं आवश्यक हैं, परंतु ध्यान रहे उप योजनाएं पूर्ण रूपेण स्वतंत्र योजनाएं नहीं होती, बल्कि ये मूल योजनाओं का ही एक अंग है तथा एक दूसरे से संबंधित होती हैं। कौन सी उपयोजनाएं? नंबर 9 है कार्यक्रम का समय एवं क्रम निर्धारित करना, अर्थात टू डिटरमाइन द टाइमिंग एंड सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़। योजनाएं एवं उपयोजनाओं के निर्माण उपरांत इन्हें क्रियान्वित करने एवं व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए विभिन्न क्रियाओं का समय एवं क्रम निर्धारित किया जाना आवश्यक है। ऐसा न करने से सफलता नहीं मिलती, साथ ही कई तरह की भ्रांतियां, कठिनाइयां व समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। उदाहरण, गृहिणी के गृह कार्य संबंधी योजना बनाते समय कार्य करने की अवधि दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, छमाही को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि जब भी कोई कार्य योजना बनाई जाती है तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो कार्य एक दिन में ख़त्म करना है, या फिर एक सप्ताह में ख़त्म करना है, या फिर एक महीने में ख़त्म करना है, मतलब इस तरीके की योजना बनानी चाहिए। नंबर 10 है परिवार के सदस्यों की सहभागिता प्राप्त करना। 10वां चरण क्या है? परिवार के सदस्यों की सहभागिता प्राप्त करना, अर्थात सिक्योरिंग
पार्टिसिपेशन ऑफ फैमिली मेंबर्स। गृहिणी प्रबंधक द्वारा मात्र कुशलतापूर्वक योजना बना देने से ही कार्य संपन्न नहीं हो जाता है और ना ही लक्ष्यों की प्राप्ति ही हो जाती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ेगा। अकेले गृहिणी प्रबंधक सभी कार्यों का निष्पादन समय पर नहीं कर सकती। इसके लिए परिवार के सदस्यों की सहभागिता एवं सहयोग की आवश्यकता होती है। छोटे बच्चे भी घर के छोटे मोटे काम करने में गृहिणी की मदद कर सकते हैं, जैसे गृह वाटिका में पानी डालना, सामान इधर से उधर लेकर रखना। यह तो गृहिणी के कुशाग्र बुद्धि पर निर्भर करता है कि वह कार्यों को किस तरह संपन्न करेगी, वह किन की सदस्यों के सहयोग लेगी। उदाहरण, गृहिणी बच्चे का जन्मदिन को धूमधाम से मनाना चाहती है। इसके लिए योजना तैयार करती है कि पार्टी कहाँ मनाई जाएगी, जैसे घर में, पार्क में या किसी होटल अथवा रेस्टोरेंट में। पार्टी में बच्चों के पसंद के कौन कौन से व्यंजन होंगे, यदि घर में ही मनाई जानी है तो तब कौन कौन सा व्यंजन होगा, उसे तैयार करने में किन किन सदस्यों का सहयोग मिलेगा इत्यादि। इन सभी कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए परिवार के सदस्यों का सहयोग आवश्यक है। यदि घर में वृद्ध महिला है जो भाग दौड़ का काम नहीं कर सकती, वह सब्जी छीलने काटने का काम कर सकती है। किशोर बालक गृह सज्जा में मदद कर सकते हैं। बड़े सदस्य बाजार से सामग्री क्रय करके ला सकते हैं, यानी कि खरीद के ला सकते हैं। गृहिणी व्यंजन बना सकती है। इस प्रकार सभी के सहयोग से सम्मिलित प्रयास करने पर पार्टी का सफल आयोजन हो सकता है। परंतु यदि सारे कार्य केवल गृहिणी को ही करना पड़े और परिवार के सभी सदस्य हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें तो पार्टी का सफल आयोजन संभव नहीं हो सकेगा। क्यों? क्योंकि गृहिणी इतने सारे कार्यों का सफल संपादन अकेले नहीं कर सकती। 11वां जो चरण है, अनुसरण करना, फॉलो अप। केवल योजना बना देना, सदस्यों की सहभागिता प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं होता और ना ही इनसे संस्था, परिवार, व्यक्ति के लक्ष्यों की प्राप्ति ही हो सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि नियोजन में अनुसरण, पुनर्निवेश, लक्ष्यों की प्राप्ति ही हो जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि नियोजन में अनुसरण, पुनर्निवेश यानी कि फॉलो अप को यथोचित स्थान मिले। यह वह आधार है जिससे यह पता चलता है कि योजना सफल रही है अथवा नहीं। यदि नहीं तो उसके क्या कारण है। कारणों का पता लगाकर त्रुटियों को दूर कर आवश्यक संशोधन सुधार करके फिर मूल योजना में परिवर्तन किया जा सकेगा। तो ये तो हम देख रहे थे क्या, कार्य नियोजन के चरण। ये आप इनको देख सकते हैं, इनके माध्यम से जो हमने पढ़ा। तो पहला ये देखिए, पहला जो है क्या, उद्देश्य यानी लक्ष्यों का निर्धारण। दूसरा चरण क्या है, सूचनाओं का संकलन विश्लेषण। तीसरा, आधारों का निर्धारण। चौथा चरण, वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण। पांचवा, कार्य विधि के सर्वोत्तम तरीकों का चयन। दिन क्या करेंगे, योजना तैयार करेंगे। नंबर 7 पे उपयोजना तैयार करेंगे, यानी कि योजना में छोटी छोटी योजनाएं बनाएंगे, उसको हम उपयोजना कहते हैं। तो ये उपयोजना तैयार करेंगे। उसके बाद कार्यक्रम का समय एवं क्रम निर्धारण करेंगे। उसके बाद सदस्यों, कर्मचारियों की सहभागिता। और नंबर 10 में क्या है, अनुसरण करना है, यानी कि फॉलो करना। जो हमने योजना बनाई है, जो सारी चीज़ें हमने की है, उनको हम क्या करेंगे, उनको फॉलो करेंगे। तो ये क्या हमने देखा, नियोजन के विभिन्न चरण। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नियोजन के विभिन्न चरण। इनको और भी डिटेल में अगर आपको समझना है तो कमेंट के माध्यम से बताइए। इन सारे चरणों को मैं और भी डिटेल में क्लियर कराऊंगी। यदि आपको आते हैं तो भी बताइए, अगर फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, इनको और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो ये तो हमने नियोजन के चरण देख लिए। अब हमारा नेक्स्ट है नियोजन की सीमा, यानी कि लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। कई विद्वानों ने इसके महत्व को नकारते हुए इसे बरसाती ओले एवं समय, शक्ति एवं धन की बर्बादी की संज्ञा दी है। क्या, नियोजन की सीमाओं को। उनका कहना है कि जब भविष्य ही अनिश्चित है, परिवर्तनशील है, तो योजना बनाकर क्या होगा, कल क्या होगा, इसके बारे में कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता। तो आखिर योजना बनाने का क्या अर्थ है, हम योजना क्यों बनाएं, क्योंकि कल का ही कुछ नहीं पता। इससे तो केवल समय, शक्ति एवं धन का अपव्यय ही होता है। नियोजन की मुख्य सीमाएं निम्नानुसार है। पहला, सर्वोत्तम विकल्प के चयन में परेशानी, यानी कि ट्रबल इन द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव्स। नंबर 2, समस्याओं को पहचान कर उन्हें परिभाषित करने में अड़चने एवं कठिनाई। नंबर 3, समय, शक्ति व धन का अपव्यय अर्थात
एक्सपेंडिचर ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी। नंबर 4, विश्वास युक्त सूचनाओं, तथ्यों आदि के संकलन में कठिनाई अर्थात डिफिकल्टीज इन ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स etc। नंबर 5, अरुचिकर, उबाऊ एवं अवसादपूर्ण कार्य। नंबर 6, दूरदर्शिता का अभाव अर्थात लैक ऑफ। नंबर 7, अपर्याप्त मानसिक व बौद्धिक क्षमता अर्थात इनडिक्यूट मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। नंबर 8, कल्पना शक्ति का अभाव अर्थात लैक ऑफ इमेजिनेशन। नंबर 9, आकस्मिक घटनाएं अर्थात इमरजेंसीज हैं। तो ये क्या है, नियोजन की कुछ सीमाएं हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा हमारा टॉपिक क्या है, संगठन। नियोजन के बारे में हमने पढ़ लिया कि नियोजन क्या होता है, नियोजन की हमने चरण देख लिए हैं। नियोजन अर्थात प्लानिंग होती क्या, उसके स्टेप्स क्या होते हैं वो हमने समझे। देन हमने नियोजन की सीमाएं भी देखी। तो ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, संगठन अर्थात ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आप अभी तक आप यही पढ़िए नियोजन के जो हमने चरण, इनको डिटेल में पढ़े हैं। क्या क्या हमने पढ़ा, तो हमने नियोजन के चरण में 10 तरह के जो है नियोजन के चरण देखे। ये देखिए आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं हमने क्या क्या आज की क्लास में डिस्कस किया। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए और साथ ही साथ फ्रेंड्स अपना फीडबैक भी हमें अवश्य प्रोवाइड करिए। धन्यवाद।